हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 हमारा चल रहा है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 8 एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों आपके लिए, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और आज पहला लेक्चर तो बेसिक चीज़ें बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट ही रहने वाला है आज का, क्योंकि पहला लेक्चर हम लोग हमेशा कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर बेस रहते हैं। तो आज जो भी कंसेप्ट होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड जो भी इसके अंदर का स्टार्ट का पार्ट होगा, वो हमको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेल का बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, तो वो क्या क्या है वो हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि सेल बायोलॉजी का बेसिक मीनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अगर हम लोग कोई भी सेल के बारे में पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसी पढ़ाई जो स्टडी की जा रहे हैं हम लोग, चाहे वो सेल के स्ट्रक्चर की बात कर ले, चाहे वो सेल के फंक्शन किस प्रकार होते हैं उसकी बात करें, जितने भी सेल्स होते हैं उस सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाते हैं, तो ये सभी चीज़ का जो स्टडी करता है वो पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, या फिर सेल बायोलॉजी बोल लो या तो साइटोलॉजी बोलो। यानी कि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या लिखोगे दोस्तों, the study of structure and function of the cell and cell organelles is called cell biology or cytology, and there are revolutionary changes in the field of human health because of cell biology। यानी कि जो सेल बायोलॉजी है, इसके वजह से, ये सेल बायोलॉजी की वजह से बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि बहुत ही क्रांति वाले चेंजेस, बहुत ही बेहतरीन चेंजेस हमें ह्यूमन हेल्थ में देखने मिले कि जो चीज़ पहले पॉसिबल नहीं होता था ह्यूमन हेल्थ के कंसिडरेशन में, वो आज के दिन पॉसिबल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए हुए हैं स्पेशली, जो डेडिकेटेड है किसके वजह से, जो सेल के बारे में रिसर्च करते हैं। कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सेल के ऊपर रिसर्च करते हैं। एस्टाब्लिश जो है पुणे में किया गया है इसको, और बेंगलुरु में। तो ये दो जगह जो है आप देख सकते हो, बेंगलुरु एंड पुणे, ये दो जगह पे सेल के जो पढ़ाई करते हैं लोग, जो या फिर सेल के बारे में रिसर्च किया जाता है, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में रिसर्च किया जाता है, इसके ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं एंड लोग अभी भी इसमें काम करते हैं जाके एंड रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं स्टेम सेल्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो सेल बायोलॉजी जो पढ़ा आपने, उसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। तो सेल का एक तरीके से स्टेम बोल सकते हो। और नॉर्मली स्टेम सेल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, बिकॉज एक चीज़ हमें पता है दोस्तों, क्या पता है कि जो भी सेल होता है वो सेल से ही दो सेल्स बनते हैं। जैसे कि आपको पता है सेल डिवीजन जब आपने पढ़ा था, तो आपको पता होगा कि एक सेल से दो सेल बनता है, दो से चार बनता है। और अकॉर्डिंग टू द सेल फंडा या फिर सेल थियरी के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, सेल का जो थियरी था जो मैंने आपको बताया था, तो उसके हिसाब से बोल सकते हो कि हर जो नया सेल बनता है वो अपने पुराने सेल से ही बनता है। बिकॉज हमने एक थियरी में पढ़ा था कि द न्यू सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल पहले से ही मौजूद है उसी से नया सेल बनता है, फिर उससे नया सेल बनेगा, फिर जो बना उससे नया सेल बनेगा। तो ये चलता जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे आगे आगे बनते जाता है। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि जो स्टेम सेल्स होता है वो क्या करता है, इट गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल, यानी जितने भी डिफरेंट अदर टाइप के सेल्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी ले लो या फिर कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो दोस्तों, हर एक के बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होता है वो कहाँ से आता है, स्टेम सेल से आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो सेल्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वाउंड हीलिंग के लिए। वाउंड बोलो, वुंड बोलो, एक ही बात है। तो वुंड हीलिंग, वुंड का मतलब होता है दोस्तों जख्म, चोट लगना। अगर आपको देखो चोट लग जाती है तो वो जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। यानी कि जो स्किन होती है वो क्या है, एक तरीके से टिश्यू है, और टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है। यानी कि जो स्टेम सेल्स होते हैं उसके अंदर वो धीरे धीरे एक तरीके से लेयर फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं एंड वो स्टेम से एक स्टेम से दूसरे स्टेम सेल्स बनते हैं। धीरे धीरे वो पूरा सेल्स कवर कर लेता है एंड पूरा जख्म जो है धीरे धीरे वाउंड जो है वो हील हो जाता है, यानी कि वाउंड हीलिंग हो जाता है उसका, ठीक है दोस्तों। एंड जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है इसी तरीके से बनता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो यूनाइट होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये पॉइंट मैंने मेंशन करना रहेगा यहाँ पे। तो जाइगोट आपको पता ही होगा दोस्तों, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, ठीक है ना। मेल का अगर बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, मेल में स्पर्म होता है एंड फीमेल में एग्स होते हैं, oocyte जिसको बोलते हैं। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है दोस्तों फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद, एंड इसी से हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि नया बच्चा जो है प्रोड्यूस होता है।
तो वो जो प्रोड्यूस होता है ना दोस्तों, ये भी स्टेम सेल्स के वजह से होता है। और यही जो सेल्स होते हैं, ये जो टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, वो अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट रहता है। यानी कि जब भी कोई बच्चा यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, यानी कि जब बनने का प्रोसेस हुआ रहेगा किसी भी मदर के अंदर, तो वो जो बनने का प्रोसेस है और उसके अंदर सेल्स जो तैयार हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यानी कि सबसे अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होता है जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का बनना हो गया एंड जाइगोट से आपका एम्ब्रियो का बनना हो गया, हर एक चीज में जो रिस्पॉन्सिबल है सेल्स को बनाने के लिए वो कौन है दोस्तों, स्टेम सेल्स है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि स्टेम सेल्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेम सेल के बारे में। तो जब भी फर्दर डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, तो और ज्यादा वो जो सेल होगा धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो ये जो सेल्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स एंड टिश्यू को फॉर्मेशन करते रहते हैं एंड अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस भी हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं। यानी कि जिस प्रकार सेल ने सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन किया अलग अलग गैमेट्स ने, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स ने, उसी प्रकार से वो धीरे धीरे और आगे डेवलप करते जाएगा एंड उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज सेल्स बनाते जाएगा एंड अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस ये जो टिश्यूज होंगे वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड ये जो स्टेम सेल्स होगा ये नॉर्मली एक और जगह प्रेजेंट रहता है। ये तो मैंने डेवलपमेंट फेज की बात करी, लेकिन एक और जब बच्चा हो जाता है तो आपने नोटिस किया होगा, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जो स्टेम सेल्स होते हैं ये एक अम्बाइलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। व्हाट डू मीन बाय अम्बाइलिकल कॉर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया कि मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि जब बच्चा दुनिया में बाहर आता है तो वो अपनी मदर से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ ए पाइपलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड। यानी कि जो उसकी नाभि होती है वो कनेक्टेड होती है मदर से। क्यों? क्योंकि जो भी मदर खाती है वहाँ से उसको खाना पहुँचता है। ठीक है, तो जो उसका स्टमक में जो नाभि होती है आपको पता ही होगा दोस्तों, तो वो कनेक्टेड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड। एक तरीके से पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी बच्चा बाहर आता है तो उसको कट करना पड़ता है, जब बाहर निकाल देते हैं तो उसको क्लिप लगा के बीच में से कट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस आपने देखा भी होगा मूवी में। तो वो जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है ना वो किससे बना है, अगेन स्टेम सेल से बना रहता है, जो कि फीटस को, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है जस्ट बाहर आता है, वो फीटस को जोड़े रखता है मदर के यूटेरस तक, ताकि उसको खाना वगैरह जो है वो पहुंचा सके उसके अंदर। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको मिल सके। क्लियर है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टेम सेल्स होता है आर प्रेजेंट इन द आरबीएम, यानी कि रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो भी आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमारा खून जो होता है उसका जो बेसिक आरबीसी जो होता है वो बोन मैरो, यानी कि बोन के अंदर जो आपने देखा होगा, जैसे आप लोग चिकन वगैरह खाते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बोन के अंदर भी क्या होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जो कि आपने चिकन वगैरह में देखा होगा, लेकिन नॉर्मली वो रेड कलर का होता है, पकने के बाद वो ब्लैक हो जाता है। वैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो बोन होती है उनके अंदर भी एक रेड कलर की मैरो होती है, रेड बोन मैरो जिसको बोलते हैं एडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वो भी किससे बनता है दोस्तों, ये स्टेम सेल्स से ही बनता है, वो प्रेजेंट रहता है हमारे बोन मैरो के अंदर, वो भी याद रखना है। और यही जो स्टेम सेल्स है दोस्तों, बाय यूजिंग दिस स्टेम सेल्स इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज एंड जो स्टेम सेल्स है उससे हम लोग बना सकते हैं। एंड जो डीजनरेटेड पार्ट होता है ना कोई भी ऑर्गन का, वो भी बनाया जा सकता है। लेट्स सपोज कि अभी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि स्टेम सेल्स का यूज़ करके हम लोग कोई भी ऑर्गन को भी बना सकते हैं अंडर द लैबोरेटरी। ठीक है, अंडर द स्पेसिफिक पार्ट, तो ये हम लोग बना सकते हैं। इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, यही तो है दोस्तों, है बायोटेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी। तो ये आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये भी किसके वजह से पॉसिबल हो पाएगा, स्टेम सेल्स की वजह से पॉसिबल हो सकता है। अब ये जो स्टेम सेल्स हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं, फाइनली इसका हम लोग कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले दो मेन इसका यूजेस मैं बताना चाहूँगा। एक यूजेस है आपका रीजनरेटिव थेरेपी, यानी कि हम लोग किसी चीज़ को रीजनरेट या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ है ट्रांसप्लांटेशन में, यानी कि जब भी ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी तो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन भी हम लोग स्टेम सेल्स के हेल्प से प्रोड्यूस करके कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है स्टेम सेल्स का यूज़, इट इज़ यूज फॉर रीजनरेटिव थेरेपी। और उसमें अगर बात करें तो जो स्टेम सेल्स होते हैं ये यूज होते हैं टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन द केस ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज। आपको पता होगा डायबिटीज, अल्जाइमर डिसीज हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया। तो ऐसे कुछ बीमारियों में जो डेड सेल्स हो जाते हैं, यानी कि स्किन जो होता है टिश्यूज हो जाता है, कभी कभी डेड हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, तो वो स्किन के जगह पे नया टिश्यूज आना चाहिए, यानी कि नए जो पुराने सेल्स डेड हो गए उसके जगह पे नए सेल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो नए सेल्स को बनाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है स्टेम सेल्स। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं सबसे पहला जो यूज है इसका ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड बात करें तो ये इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। आपको पता है जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो में ये प्रेजेंट रहता है, तो ये आरबीसी को भी बना सकता है। और जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल या फिर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी बोल लो, तो वो उसको भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि हमें एनीमिया और ल्यूकेमिया जैसे कंडीशन, जैसे कि एनीमिया खून की कमी होना, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो गया, तो ये सभी चीज़ की कमी को पूरी करने के लिए ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन अगर चाहिए होता है तो उसको भी बनाने का काम कौन करेगा, अगेन दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सबसे
पहला जो टाइप ऑफ सेल्स यूज ऑफ स्टेम सेल्स था जिसका नाम था रीजनरेटिव थेरेपी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ यूजेस ऑफ स्टेम सेल, जो कि है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कैसे होता है, बाय यूजिंग स्टेम सेल्स, ये हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऑर्गन्स जैसे कि किडनी की बात करें, लिवर की बात करें, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। यानी कि अगर हमारा कुछ ऐसे ऑर्गन, किडनी हो गया, लिवर हो गया, अगर वो फेल हो जाता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग के किडनी फेल हो जाते हैं, लिवर फेल हो जाता है, जो दारू वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो डैट इज़ द एक्सेप्शनल चीज़। लेकिन नॉर्मल तरीके में भी आपने देखा होगा ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। तो वो जो ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं दोस्तों, उसको वापस से प्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेम सेल्स की हेल्प से, एंड उसको एज ए ट्रांसप्लांटेशन, जब भी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी ऑर्गन फेल होता है, या तो इंसान की डेथ हो जाती है, या तो उसको कोई डोनर चाहिए होता है ऑर्गन को ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए। ठीक है ना, ऑपरेशन करके ट्रांसप्लांट करने के लिए। जैसे लीवर किसी का खराब हो गया, तो कोई ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो अपना लीवर डोनेट करे, या फिर नॉर्मली लीवर तो डोनेट करेंगे तो यानी कि मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसका एक किडनी खराब हो गया या फिर दोनों किडनी खराब हो गया, तो कोई अपना एक किडनी डोनेट करके उस इंसान की जान बचा सकता है। क्योंकि आदमी जो होता है, इंसान जो होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंसान जो है नॉर्मली एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, बट थोड़ी सी लाइफ कम हो जाती है उसकी, बट फिर भी सर्वाइव कर सकता है अगर वो अपनी हेल्थ का सही से ध्यान रखेगा तो। ठीक है, तो सेम कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी का ऑर्गन फेल हो गया, तो उसको कोई डोनर अगर नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑर्गन डोनेट करने वाला नहीं मिल रहा है, तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक, यानी कि स्टेम सेल्स की हेल्प से वो जो ऑर्गन होंगे दोस्तों, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, एंड उसको प्रोड्यूस करके फिर जाके उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, जिससे अगर वो चीज़ सक्सेसफुल होता है, नॉर्मली होता है बहुत लोग का, लेकिन उसमें भी रिस्क होता है, तो अगर वो प्रॉपरली 100% सक्सेसफुल होता है, तो वो इंसान की जान जो है बचा सकते हैं, और उसको हम लोग एक जीवन दान दे सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यही था हमारा सेकंड टाइप ऑफ यूज, जिसका नाम था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंडीशन। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि पहला लेक्चर था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता था, काफ़ी लंबा लेसन है, आराम से जाएंगे। आप लोग के पास टाइम है अभी लगभग 4 to 5 मंथ्स टाइम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तब तक हम लोग तो आपको रिवीजन भी करा देंगे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप बस बने रहे हमारे साथ, और हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू चैप्टर था हमारा, पहला लेक्चर था, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।